सो वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे दोबारा से स्वागत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम रिबल्स एंड राज का हमने पार्ट 2 तक अपलोड किया हुआ था एंड नाउ इन दिस थर्ड पार्ट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं रिबल्स एंड राज के अगले वाले हिस्से को, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे वीडियो को और अच्छी तरीके से, मतलब और गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग में नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़िएगा। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप हमारे साथ उन पेजेस पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम है जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट जो टेलीग्राम नहीं चला रहे, चलाइए। सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराते रहते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ रहे थे कि 1857 की जो मेन क्रांति हुई थी ना, उसके बेसिक 2 रीज़न बोले जाते हैं। नंबर 1 बोला जाता है कि जो आर्मी के अंदर क्या कहते हैं उस समय रेजिमेंट में नेटिव रेजिमेंट जो होती थी, जो फील्ड आर्मी बोली जाती है अंग्रेजों की, उन लोगों को जो भी बंदूक चलाने के लिए दी जाती थी, कार्टेज चलाने के लिए दी जाती थी, उनके अंदर सूअर की चमड़ी का लेप लगा होता था। और दूसरा एक एग्जाम्पल जो बोला गया है कि भाई ये एक मोस्टली रीज़न हो सकते हैं कि ज़्यादातर जो आटा होता था अंग्रेज लोग उसमें जानबूझ के जानवरों की, सूअर की और गाय की जो हड्डी होती थी उसको पीस के आटे में मिलाया करते थे। बेसिक 2 रीज़न बोले जाते थे और इस वजह से हमारी पूरी क्रांति जो 1857 की हुई थी उसका मेन किरदार जो था वो हमारा मंगल पांडे, जिसने पूरी तरीके से पूरी क्रांति में एक मैं कह सकता हूँ कि तेल का काम करा, लोगों को भड़का दिया, मतलब ऐसे ज्वाला फूट गई। और यहाँ पे मंगल पांडे इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार हैं। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कान खड़े हो गए क्योंकि 1757 में एक बैटल हुई थी, उसके 100 साल के बाद ये बैटल हुई है। तो लोगों के मन में ये परसेप्शन कहाँ से आया, लोगों ने इस दोनों अफवाहों के ऊपर इतनी जल्दी ऐसे रूमर के ऊपर क्यों बिलीव कर लिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आगे खड़ा होता है कि 1757 में बैटल हुई थी और 100 सालों के बीच तक क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कोई रूमर निकला होगा कि क्या कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और उस बीच कोई क्रांति क्यों नहीं हो पाई इतनी, मतलब लार्ज स्केल पे जो इस टाइम पे हुई थी। हालांकि छोटी मोटी चीज़ें होती रही होगी और हो भी रही होगी, लेकिन ये जो 1857 की क्रांति थी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार मंगल पांडे ने निभाया और लोगों ने इस रूमर को बिलीव भी कर लिया। सो दैट इज यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड पीपल बिलीव इन दिस रूमर, लोगों ने इस रूमर के ऊपर क्यों बिलीव कर लिया। सो हम डीपली एनालाइज करेंगे और इस रूमर को बिलीव करने के लिए एक स्पेसिफिक एक रीजन नहीं दिया जा सकता है। अगर हम इसको देखें 1857 क्रांति के बैक साइड से, अगर हम देखें 1820 के बाद तक, 1820 के अंदर अंग्रेजों ने इतने बदलाव करे थे इंडिया के अंदर जो कहीं ना कहीं लोगों को पहले से ही शक के दायरे में लोग अंग्रेजों को ले रहे थे। वो समझ रहे थे कि अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे स्टेप करे हैं और जो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को बदल रहे हैं। नंबर 1 अगर हम देखें तो 1820 के दशक के टाइम पीरियड पे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात आ रही थी। अब 2 तरीके की सोसाइटी होती थी, इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर इंडियन सोसाइटी का सब्जेक्ट अलग से है, उसके लिए आपको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। और जिन बच्चों के पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो भाई उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा इंडियन सोसाइटी किस तरीके की होती है ना। वैसे तो मैं सब्जेक्ट इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को, टर्म 2 के सेशन से स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना आप लोगों को, तो वो चीज़ें हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि कहीं ना कहीं अगर क्या कहते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स होने चालू हो गए थे तो 1820 के बाद होने चालू क्यों हुए, क्योंकि पता था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उन लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1815 के बाद नए नए बदलाव करने चालू कर दिए थे, नए नए चार्टर्स लाने चालू कर दिए थे। जैसे कि उन लोगों ने सबसे पहले वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए। वेस्टर्न एजुकेशन में उन लोगों ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेजेस खोले जाएंगे, और वेस्टर्न एजुकेशन में उन्हें साइंस और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कला, लिबरल्स आर्ट बोलते हैं, वो सिखाने की कोशिश करी जाएगी। मतलब ये वो वाला टाइम पीरियड आ गया। अगर आपने 8th क्लास के अंदर थॉमस वेबेंटन मैकेलो के बारे में पढ़ा होगा या तो ये कहते विलियम एडम के बारे में पढ़ा होगा, जो स्कॉटिश मिशनरी थे, वो भारत के अंदर आए थे, उन्होंने देखा किस तरीके से भारत के अंदर पाठशालाएं होती थी। पाठशाला हमारे चैनल का नाम भी है, ये पाठशाला हमने रख दिया है बस उसे इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला, मतलब यानी कि यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला। और उसी एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर जब विलियम एडम आए थे तो उन्होंने देखा कि यार इंडिया के अंदर पाठशालाएं तो है, पर एक पाठशाला के अंदर 20 विद्यार्थी, 12 विद्यार्थी, 16 विद्यार्थी, कोई सिस्टम नहीं है। मतलब ये चीज़ें अच्छी थी हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स हो रहे थे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कल्चर के अंदर जानबूझ घुस रहे हैं, वो हमें
अनसिविलाइज्ड मान रहे हैं और वो हमें सिविलाइज्ड करना चाहते हैं। सो इसीलिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाया गया बच्चों को। शुरुआती समय में 14 साल तक तो ये बोला जाता था कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, उनकी मातृभाषा में, फिर बाद में इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन हमारे ऊपर थोपी गई, धीरे धीरे हमें पढ़ाया गया। शुरुआती समय में हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हमारे भारत में थी नहीं। हाँ, वैसे तो एंशिएंट सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है, लेकिन इतनी नहीं थी अंग्रेजों को जो लगा। इवन अंग्रेजों ने क्या करा, बहुत सारे ऐसे कस्टम को अबॉलिश करा जो उनको लगता था गलत है। ऐसे पुराने रीति रिवाज, तकिया लूसी विचारधारा रखने वाले लोग, ऑर्थोडॉक्स लोग, जो पूरी तरीके से लोगों को लगता था कि सती प्रथा खराब है, तो सती प्रथा को अबॉलिश करने वाला व्यक्ति अगर आप देखें तो कौन था, वो था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ राजा राममोहन राय, इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा को खत्म करा। तो सती प्रथा अच्छी है या बुरी है, खत्म करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इवन उन्होंने ये कहा कि जो विधवा होती है ना, उनको दोबारा से रीमैरिज करनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे एक एक चीज लेके आते रहे। इवन गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया। जैसे मैं अभी हम अवध का एक एग्जांपल देंगे, बहुत सारे थे लेकिन मैं सभी के एग्जांपल नहीं दूंगा। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो झांसी था उसको कैप्चर कर लिया, सतारा को, कानपुर को कैप्चर कर लिया। तो ऐसे पॉलिसीज लेके आए जिसकी वजह से लोगों के मन में शंकाएं तो बहुत पहले से बज रही थी, दिमाग में खलबली तो बहुत पहले से मच रही थी, लेकिन जो शक के दायरे में जो एक ज्वाला फूटी, वो चर्बी के धर्म के नाम पे वो बात हो रही थी। जब लोगों का धर्म छीन लेते हैं लोग, तो वहां से उनकी आस्था, उनका प्रॉमिस, उनका विश्वास टूटने लग जाता है। सो दैट इज वाई वो जो आंधी बन रही थी दिल के अंदर, धीरे धीरे ज्वाला जग रही थी, वो जाके पूरी तरीके से वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी बन गया और देन फाइनली 1857 के अंदर वो रिवॉल्ट हो गया। तो इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये देखा जा सकता है कि अंग्रेज ये चीजें कर रहे थे। अब ये सारी चीजें अगर उन्होंने करी है तो आप बताइए मुझे, अच्छी थी या बुरी थी, ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब क्योंकि उन्होंने मिस गवर्नमेंट के हिसाब से और साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से मतलब बोला कि भाई आप बच्चों को दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हो, तो इन सभी चीजों की वजह से उन्होंने बहुत सारी जगहों को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जैसे अवध को, झांसी को, सतारा को, कानपुर को। और यही एक रीजन था कि 1857 के अंदर जो दूसरे जमींदार, रियासतें, किसान और यहाँ पे आर्मी सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आ गए थे। अब यहाँ पे किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस काम करता है, किस तरीके से उसने अवध को, अंग्रेजों ने अवध को कैप्चर करा और वही सेम पॉलिसी उन्होंने सभी के ऊपर उन्होंने कैप्चर करना चालू कर दिया। अब देखो हमें इतना पता है कि कलकत्ता के अंदर जाके उन लोगों ने सबसे पहले फैक्ट्री लगाई थी, है ना, रॉबर्ट क्लाइव आए थे और 1757 की बैटल के बाद यहाँ पे सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था और सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल का हिस्सा उनके पास आ चुका था। मतलब पूरे भारत के अंदर इतना हिस्सा किसके पास आ गया, यूके के पास आ गया। किसके पास, यूके के पास, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास। अब उनको पता था कि धीरे धीरे करके टेरिटरीज को जीतना पड़ेगा, एकदम से सभी के ऊपर अटैक करने देंगे, धीरे धीरे टेरिटरीज को जीत के चले जाएंगे और पूरे भारत को गुलाम बना देंगे। क्योंकि भारत के अंदर एक मोटो लेके आए थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। और इस तरीके से बंगाल की कहानी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली की सल्तनत तक पहुंच जाते हैं ये लोग। सोचिए, है ना, अब कैसे पहुंचेंगे, कैसे लाल किला खाली करवाया जाएगा, है ना, वो सारी चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। किनके द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा, धीरे धीरे करके। अब देखिए यहाँ पे अवध का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अवध का इस पूरी थीम स्टोरी को समझने के लिए, 1857 की क्रांति को समझने के लिए आपको एक अवध का एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखिए अवध यहाँ पे रिवॉल्ट का एक रीजन तो हमें पता है कि एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। मंगल पांडे का तो भाई हमने पीछे बैकग्राउंड स्टोरी देख ही ली, मंगल पांडे के रिवॉल्ट की वजह से और ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन इसकी कहानी अगर मैं बताऊं, जब वो बंगाल के अंदर पहुंचे थे, बंगाल कैप्चर करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे टेरिटरीज को एनेक्स करना चालू करा, जिसकी शुरुआत उन्होंने अवध से करी। हालांकि और टेरिटरी से करी थी, लेकिन बंगाल उन्होंने कैप्चर करने के बाद बंगाल उन्हें एक ठिकाना मिल गया तो वहां पे उन लोगों ने बिजनेस करना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे करते करते दूसरी टेरिटरीज को कैप्चर करने लगे, जिसमें से अवध का मैं आपको एग्जांपल बताऊं। अवध के अंदर एक राजा होते थे, अवध के अंदर एक किंग होते थे, ठीक है ना, जिन्हें वाजिद अली शाह बोला जाता था। वाजिद अली शाह का ये पूरा अवध किंगडम था, इतना बड़ा इलाका अवध का था। ये यूपी का प्रांत है, तो यूपी के प्रांत में लखनऊ डिवीजन और साथ में अयोध्या डिवीजन, देवीपट्टनम डिवीजन, इलाहाबाद डिवीजन, ये 4 डिवीजन अलग अलग इलाकों से आप देख सकते हो। ये सारा इलाका जो था किसके अंडर में आता था, अवध के अंडर में आता था, ठीक है ना।
लखनऊ का सबसे इम्पोर्टेंट इलाका जो अवध के अंदर आता था, यूपी का सबसे इम्पोर्टेंट ताज बोला जाता था अवध। और यहाँ पे यहाँ की मिट्टी कॉटन के लिए और इंडिगो के लिए बहुत अच्छी थी। अवधी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज बोली जाती थी यहाँ पे। और अगर आप देखें तो इनका लैंड मास, इनका एरिया 68,006 किलोमीटर जितना लंबा था। दिल्ली से तो पता नहीं कितना बड़ा था, है ना। तो ये इलाका जो था, इतना बड़ा इलाका वाजिद अली शाह के अंडर में आता था। अब यहाँ पे वाजिद अली शाह से सब्सिडी अलायंस कर ली गई। 1801 के अंदर सब्सिडी अलायंस कर ली गई। और सब्सिडी अलायंस में कुछ शर्तें होती है, इसे हिंदी में सहायक संधि बोलते हैं। सब्सिडी अलायंस को लाने वाला बंदा था लॉर्ड वेजले। लॉर्ड वेजले बनाने वाला बंदा 1798 के अंदर इस संधि को, इस ट्रीटीज को, इस अलायंस को बनाने के लिए कामयाब व्यक्तियों में से एक था। इसने समझा कि टेरिटरीज को अगर जीत रहा है तो जीतने के तरीके होते हैं, जबरदस्ती टेरिटरीज को आप जीत नहीं सकते, जीतने का तरीका होता है। और इस तरीके से हम टेरिटरीज को जीतते चले जाएंगे और अपनी जमीनों को बढ़ाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास आर्मी थी। आर्मी कौन थी? आर्मी भारतीय लोग थे, उनको बस सैलरी दी जाती थोड़ी बड़ी और उनको काम पे रख लिया जाता था, काम पे रख लिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। सब्सिडी अलायंस के तहत 3-4 बातें माननी पड़ती थी, जिसके साथ अंग्रेजों ने सब्सिडी अलायंस करा है। क्योंकि अंग्रेज लोग अपने सिपाहियों को राजाओं को देने के लिए कहते थे। और यहाँ पे जब वो अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी लोग अपने सिपाहियों को, राजा को आर्मी देते थे, तो सिंपल सी बात है, राजा को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। और अवध के राजा के साथ यही करा गया। क्या करा गया? अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग आपको अपनी आर्मी देंगे और हम लोग आपको बाहर की पूरी टेरिटरी से और खुद आपके अंदर घुस के आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। दूसरा, हमारी जो सैनिक टुकड़ियां होंगी आपके भूभाग पे ही रहेगी, खाना पीना, रहना, धोना सब कुछ आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको अपनी आर्मी दी है। यानी कि उनकी सुविधाओं का रख रखाव करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ये सहायक संधि बताएगा। लास्ट पॉइंट ये बताएगा कि जिसके साथ भी अंग्रेजों ने सहायक संधि करी थी, उनसे ये कहा गया कि आप लोगों को हमारे लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपने किससे साइन करा, किससे क्या बातचीत करी, किससे क्या सीक्रेट शेयर करा, वो अंग्रेजों को पता होना जरूरी है। अगर आपने इन सारी बातों को नहीं माना तो सब्सिडी अलायंस हम तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद हम आपकी टेरिटरी के ऊपर ही हमला बोल देंगे। और उसके हिसाब से मानना पड़ता था राजाओं को मानना इसलिए पड़ता था क्योंकि इनको अपने पड़ोसी जो भी मुल्क होते थे या पड़ोसी का कोई भी राजा होता था ना, उससे डर लगता था। और उससे बचने के लिए वो अंग्रेजों से क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी से सब्सिडी अलायंस कर लेते थे। क्या कर लेते थे? सब्सिडी अलायंस, यानी कि सहायक संधि कर लेते थे। अब ये किंग बी नंबर का किंग इस ए नंबर वाले किंग को कुछ बोले ना, इसके लिए ए वाला किंग नंबर बंदा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है। और कोलैबोरेशन के लिए अंदर नियम होते हैं, और नियम ये थे, अगर नियम तोड़ दिया तो नियम तोड़ने के बाद आपकी टेरिटरी आपसे छीन ली जाएगी। और इस तरीके से बहुत सारी टेरिटरी छीन ली गई थी। कौन कौन सी टेरिटरी छीनी गई थी उसके लिए आपको यूपीएससी के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में आता है, तो उतना तो डीपली अभी मत पढ़िएगा, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देन फाइनली क्या हुआ, जब ये सब्सिडी अलायंस करी गई 1801 के अंदर, देन फाइनली यहाँ पे सब्सिडी अलायंस के तहत ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि राजा जो है इसकी ज़मीन बहुत अच्छी है इंडिगो के लिए और कॉटन के लिए। ईस्ट इंडिया समझ गए कि इस अलायंस को तोड़ने का तरीका है, रीजन देना पड़ेगा। वाजिद अली शाह को अगर शासन से हटाना पड़ेगा तो रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया कि एक तो उनको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चला रहे हैं, मिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब सिस्टम को ढंग से नहीं चला रहे हैं। और दूसरा एक रीजन दिया गया कि वो अपने ही अवध के अंदर अनपॉपुलर किंग है, लोग उनको कुछ नहीं समझते हैं, तो उसको किंग की पोस्ट पे रहने का कोई हक नहीं है। सो दैट इज वाई ये 2 रीजन दिए गए। कितना मतलब अजीब सा रीजन है, ये रीजन दिए गए। और यहाँ पे इसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी ने, जिन्होंने सब्सिडी अलायंस इनके साथ करा था, उनको अवध से निकाल दिया गया। और अवध से निकालने के बाद उन्हें कोलकाता एग्जाइल कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, और कोलकाता के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। अब वाजिद अली शाह को कोलकाता से निकाल दिया गया तो उनकी वाइफ और उनके बच्चों को लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा। लखनऊ जब शिफ्ट होना पड़ा तो 1800 की क्रांति के अंदर जो ब्रजेश कादर और हजरत बेगम करके इनका वाइफ का नाम था, उन्होंने फिर लखनऊ के अंदर कहा कि भाई हम यहाँ के गवर्नर हैं और फिर हमारे फादर की टेरिटरी थी ये वगैरह वगैरह। फिर वो केस आपने पहले ही पढ़ लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी, इनका नाम याद जरूर रखिएगा। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे थे जिस समय पे क्या कहते हैं इस टेरिटरी को फॉलो करवाया जा रहा था। आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ही इस चीज़ को समझा कि किस तरीके से हमें लखनऊ जो है या अवध जो है वो कैप्चर करना होगा। फिर फाइनली ये टेरिटरी लगभग 1865 आई थिंक 1865-66 के अंदर पूरी तरीके से अपने अंडर में आ गई थी। ठीक है ना, अपने अंडर में आ गई थी। किनके अंडर में? सॉरी, अंग्रेजों के अंडर में आ गई थी, अपने अंडर में तो खैर नहीं आई थी। तो इस तरीके से
टेरिटरीज को कैप्चर करा गया। जहाँ सब्सिडी अलायंस चलता था वहाँ सब्सिडी अलायंस चलाते थे, जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलता था वहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडी अलायंस क्या है वो मैंने वीडियो के सबसे पहले हिस्सों में पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। वीडियो के पहले दूसरे पार्ट नहीं देखे तो उसे वॉच आउट करेगा, एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।